हमारा पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम संख्याओं के बारे में जान लें कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या में तो संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डिजिट क्या होता है। अगर हम बात करें डिजिट की, डिजिट तो हमारे मैथ में डिजिट 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने होते हैं, डिजिट 9 होते हैं। और सारी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बनती है। 10 डिजिट मिलकर सभी संख्याएं बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि संख्या कितना होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट 10 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। संख्या के अगर हम बारे में बात करें तो डिजिट से मिलके क्या बनता है, संख्या बनता है। संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है। संख्या का कोई भी अंत नहीं होता है। संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है। अब संख्याओं के प्रकार देखने वाले हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आता है प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो गिनती में जो भी हम लोग संख्या का उपयोग करते हैं, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए गिनती करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, तो प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कैसी संख्या है, डॉट 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 करते करते ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पूर्ण संख्या। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की तो प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को जोड़ दिया जाता है पर जो संख्याएं बनती है वे पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि गिनती की संख्याओं में या फिर प्राकृतिक संख्याओं के में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। देखिए जैसे 1 से शुरू हो रहा था अनंत तक जा रहा था प्राकृतिक संख्या, इसमें हम 0 को मिला दे रहे हैं तो ये कौन सी संख्या बन जा रही है, पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। देखिए ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्या जो है मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य को मिला के कौन सी संख्या बनती है, तो पूर्णांक मिलती है। देखिए 0 हो गया, 0 से इधर जाने पे धनात्मक संख्या है, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। फिर 0 से इधर बढ़ने पे ऋणात्मक संख्या, ये भी कहाँ तक जाएंगी, ये संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी। तो 0 से इधर बढ़ने पे धनात्मक संख्या और 0 से इधर बढ़ने पे ऋणात्मक संख्या, ये अंत तक जाती हैं, अनंत तक। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर, तो आप बोलेंगे धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, याद रखेंगे। फिर देखिए फिर हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वे संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q = नॉट 0। तो जो भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि किस कंडीशन में परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो जैसे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और p तथा q, जो p तथा q है ये दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, p तथा q दोनों एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या अभी मैंने आपको बता दिया, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याएं मिलकर कौन सी संख्या बनाती है, पूर्णांक संख्या बनाती है। तो दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए 3/5, ये कैसी संख्या है, तो 3/5 p/q के रूप में है। q इसका यानी कि हर 0 नहीं है और p तथा q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तो इसलिए कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर आप लोगों को कभी मिल जाए -1/2, तो ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या होता है, p/q के रूप में है और हर इसका 0 नहीं है, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का आप डिफिनेशन याद रखेंगे, वे संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q = नॉट 0। ये कंडीशन याद रखेंगे, बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा अगला जो आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट होता है। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका दशमलव रूप असमाप्त, देखिए असमाप्त व अनावर्ती होते हैं, यानी कि अशांत होते हैं। कैसे होते हैं,
असमाप्त यानी कि अशांत होते हैं। कैसे होते हैं? अशांत होते हैं। तो वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत व अनावर्ती होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाए वो कैसी संख्या हो गया? तो वो परिमेय संख्या। और जो रूट से बाहर ना निकले वो कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे कि वे संख्याएं पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या √5 पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, इसीलिए कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्वेश्चन पूछता है, पाई भी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अब पाई के बारे में अगर हम बात करें तो पाई का मान हम लोग 22/7 जब यूज करते हैं तो ये कौन सी संख्या होती है? जब 22/7 यूज करते हैं तो ये परिमेय संख्या, और 3.14 ये वाला जो इसका होता है आगे बढ़ते जाता है तो ये कौन सी संख्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? असमाप्त और अनावर्ती होता है। जैसे अगर हम किसी संख्या को किसी में भाग दे रहे हैं, जैसे तो मान जाइए कैसे आएगा? 5 2 3 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते ये बढ़ते जाएगा, ना अशांत होगा और ना ही एक दूसरे को कभी रिपीट करेगा। तो ये कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जब हम मिला देते हैं तो किस प्रकार का संख्या बनता है? तो वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या हो गया 5, कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और √5 कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। फिर आता है हमारा सम संख्या। क्या होता है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बढ़ते जाएगा और अनंत तक जाएगा, क्योंकि संख्या कभी भी खत्म नहीं होती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या तो क्या होगा? 2। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। फिर हमारा आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होता है वो सम संख्या के उल्टा होता है। जैसे विषम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9, तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसे हम विषम संख्या कहते हैं। फिर हमारा अगला कंसेप्ट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि वो केवल 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो वे 1 से कटे या फिर खुद से कटे, स्वयं से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये कैसी संख्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। आप 5 को काट के देखिए, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसके अलावा इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आता है हमारा, देखिए फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा किसी और से भी कटे, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे आप 12 लेंगे तो 12 ये कैसी संख्या हो गया? पहले तो ये देखिए 1 से भी कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यानी कि इसका 1 के अलावा और भी अन्य सभी गुणनखंड है, तो इसको कौन सी संख्या कहेंगे? तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम आसान, वो 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और अन्य किसी से भी कट सकता है। जैसे हम ले लेते हैं 9, ये खुद 1 से भी कटेगा,
9 से भी कटेगा और एक इसका एक और गुणनखंड हो जाएगा 3। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आया कि वे संख्या है जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और से भी कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। फिर आता है हमारा, देखिए, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो कोई भी आप संख्या ले लीजिए जिसका एचसीएफ 1 आए उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 और 9, अगर आप 4 और 9 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 8 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसा आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए, वो कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर आता है हमारा धनात्मक संख्या है। तो शून्य से बड़ी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 0 से इधर जाने पे 1 2 3 4 5 6 और इधर जाने पे -1 -2 -3। तो शून्य से बड़ी संख्याएं जितनी भी होती हैं उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक संख्या है तो शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जैसे -1 -2 -3। शून्य मतलब ना हम, मेरे पास संपत्ति है ना हम कर्ज में है, और ऋणात्मक का मतलब कि हम कर्ज में है, तो यानी कि कम होता है। तो शून्य से जो भी संख्याएं कम होती है उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। फिर देखिए दशमलव संख्या है। वे संख्याएं जो दशमलव बिंदु के रूप में लिखी जाती है उसे हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। अगर आप किसी संख्या को भाग देते हैं, अगर हम 3 को 4 से भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा? 0.75 आएगा। तो ये संख्या किस रूप में लिखा गया? दशमलव रूप में लिखा गया। तो वे संख्याएं जिन्हें हम दशमलव के रूप में लिखते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? तो दशमलव संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो दशमलव बिंदु के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 0.5, 2.75, 3.14। ये कैसी संख्या है? तो दशमलव संख्या। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, फिर हमारा आता है वास्तविक संख्या। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वास्तविक संख्या का एक परिभाषा और होता है कि ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? तो वास्तविक संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम, वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान होता है और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये होता है वास्तविक संख्या का परिभाषा। वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। देखिए, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो और q = ≠0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर आता है परमेयिका। क्या होता है? हमारे किताब में दिया है यूक्लिड विभाजन परमेयिका, अंकगणित आधारभूत परमेयिका दिया है ना। तो परमेयिका आखिर में होता क्या है? तो इसको इंग्लिश में तो हम लोग लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमा। परमेयिका किसी प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों का प्रमेय सिद्ध किया जाता है। जैसे एक प्रमेय सिद्ध किया हुआ दे दिया जाता है, ये एक फॉर्मेट दे दिया गया कि आपको अगर कुछ भी करना हो तो आप इसी फॉर्मेट में करेंगे, तो वो क्या होता है? प्रमेय होता है। सिद्ध करके कथन दे दिया गया है। अब जब भी आप वैसा कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रमेयिका कहते हैं, लेमा कहते हैं। अब इसी पे एक आधारित है यूक्लिड विभाजन परमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन परमेयिका जो होती है ये होता है a = bq + r। क्या होता है? a = bq + r। जहां समझिएगा a = bq + r, जहां ये रिमाइंडर जो होता है ये 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। रिमाइंडर जो होगा ये 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा, नहीं तो भागफल से छोटा होगा। क्या होगा? या तो 0 से बड़ा या बराबर, नहीं तो भागफल से छोटा होगा। कभी भी भागफल से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लीजिए कि हम भाग देते हैं 15 को 8 से भाग देते हैं, तो देखिए, तो 8 एकम में 8, कितना बचा? 7। तो इसमें भाग वाला जो नियम होता है तो एक नियम बनता है। ये वाला संख्या क्या कहलाता है? ये वाला भाज्य कहलाता है।
जिसमें हम भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। जो भाग लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। जितना बार में काटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। जितना बार काटता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल कहते हैं। जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि भाज्य बराबर, देखिए कंसेप्ट ये निकल के आता है कि भाज्य जो होता है ये बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक यही कंसेप्ट ए क्या हो गया? ए हमारे भाज्य को दर्शा रहा है, बी भाजक को, क्यू भागफल को और आर शेषफल को दर्शा रहा है। तो ए भाज्य को दर्शा रहा है, बी भाजक को दर्शा रहा है, क्यू भागफल को दर्शा रहा है और आर शेषफल को दर्शा रहा है। अब ये वाला कंसेप्ट समझिएगा, जब हम भाग दिए हैं तो ये वाला नियम समझिएगा कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, नहीं तो भागफल से छोटा होगा। अब देखिए, भागफल नहीं, भाजक से छोटा होगा। किससे? भाजक से छोटा होगा। देखिए ये यहाँ पे 8 को जब हम 15 में 8 से भाग किए हैं तो भागफल 1 आया है और शेषफल कितना आया है? 7। तो देखिए, तो ये जो शेषफल है ये हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो पहले 0 से बड़ा वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि शेषफल 0 से बड़ा होता है और भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो देखिए, तो भाजक से छोटा होता है, तो 8 से छोटा है 7। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब 0 किस स्थिति में होता है? तो वहीं अगर हम 8 से 16 में भाग दे दें तो 8 दूना 16 कट गया, तो शेषफल जो हमारा कितना आ गया? 0। शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 से बड़ा यहाँ पे या फिर 0 के बराबर यहाँ पे, और भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा छोटा होता है। अगर भाजक से बड़ा हो जाता तो एक बार में और कट नहीं जाता? कट जाता ना? तो नहीं कटेगा जब भागफल से भाजक से छोटा हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। मान लीजिए ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तब ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल 0 से बड़ा या बराबर है और भाजक शेषफल से बड़ा होता है। फिर हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है, आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। जब दिया हो दो संख्या, तो दो संख्या ए और बी दिया हो तो इनका एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या संबंध निकलता है? तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। क्या कंसेप्ट बनता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो ये हमारा एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कंसेप्ट बनता है यदि ए और बी दो संख्याएं दी हो तो। फिर आता है, तो देखिए अब इसी को चेंज किया गया है। एचसीएफ अगर निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। ये दोनों कंसेप्ट बनता है, ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रमेय दिया हुआ है, आप किताब खोल के देखेंगे तो अंक गणित का आधार प्रमेय दिया है। अंक गणित का आधार प्रमेय 1.2, उसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। जैसे इसको समझिए, ये छोड़ दीजिए, इधर समझिए। कोई भी भाज्य संख्या हो गया, उसके गुणनखंड को हम अभाज्य संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, यही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए 18 एक कैसी संख्या हो गया? 18 भाज्य संख्या हो गया। इसका अगर हम गुणनखंड निकालें तो 2 गुना 3, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। फिर ये भी 3 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। क्रम मत देखिए कि 3 3 2 बार आया है, बल्कि ये देखना है कि जब हम भाज्य संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वो किस रूप में आ रहा है? अभाज्य संख्या के रूप में आ रहा है, यही दर्शाया जाता है। किसी भी हम भाज्य संख्या के गुणनखंड को अभाज्य संख्या के रूप में
दर्शाते हैं। जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। किसी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडन अद्वितीय होता है यदि अभाज्य संख्याओं के आने के क्रम पर विचार न किया जाए। जैसे देखिए 60 हो गया, अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 25 60 होगा। अब एक बात बताइए, यह गुणनखंडन अद्वितीय, ये किसी और का गुणनखंडन हो सकता है क्या? ये जब होगा तब 60 का ही गुणनखंडन होगा। किसका होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये जब होगा तब 60 का ही गुणनखंडन होगा। ये कभी 120 का गुणनखंडन नहीं हो सकता है, कभी 40 का गुणनखंडन नहीं होता है, ये जब होगा तब 60 का ही गुणनखंडन होगा। इसीलिए कहा गया है कि यह गुणनखंडन अद्वितीय। मेनली इस प्रमेय में यही दिया गया है कि हम किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंडन को अभाज्य संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा चुके हैं। फिर आता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। मान ले कि पी क्यू एक परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होता है जहां पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है। पी तथा क्यू असहभाज्य, अर्थात इसका एचसीएफ कैसा है, 1 है। कैसा है इसका एचसीएफ? तो अभी हम आपको बताए हैं सहअभाज्य संख्या जिसका यानी एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए अब ये जो दशमलव प्रसार है ये 2 तरह का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। तो पहला आया है शांत। तो शांत किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव शांत कब होगा? जब कभी भी आपको p बाई क्यू के रूप में लिखा हो तो q जो हो ये 2 का पावर m क्या हो, 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाए। q 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। देखिए यदि q 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो जहां m तथा n दोनों क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कैसा होता है, शांत होता है। जैसे अगर हम लिख दे 3/40, क्या लिख दे, 3/40, तो इसका अगर हम दशमलव प्रसार के बारे में बात करें तो 40 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 5 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1। देखिए तो ये 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। जब 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में कोई भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का हर हो तो वो कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। देख लीजिए अगर हम 40 से 3 में भाग दे तो क्या होगा, पहले तो एक दशमलव आएगा, फिर इससे 2 जीरो आएगा। जब 2 जीरो आएगा तो 1 जीरो हमको लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद काटिए, कितना बार में कटेगा, 4 छके 24, 4 सते 28, 40 से 7 बार में 280 हो जाएगा। अब ये कितना आया, 20, एक दशमलव से जीरो लेंगे, 40 बचे 200, कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना पे खत्म हो रहा है, 0.075, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो याद रखेंगे एक कंसेप्ट कि कभी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत किस स्थिति में होगा, जब हर यानी q का मान हमेशा 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा दे दे 2/125, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगर हम इसका गुणनखंड निकाले तो 5 का क्यूब आएगा, 2 तो आ ही नहीं रहा है, तो हम उस स्थिति में 2 का पावर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो 125 में 1 से गुना करेंगे 125 ही आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब गुना 2 का पावर 0, ये किस रूप में आ जाएगा, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा। तो कभी भी 1 दिया हो, अगर 2 का पावर दिया हो 5 का पावर नहीं हो तो 5 के पावर को हम अपने तरफ से 0 बना लेंगे, और अगर 5 का पावर दिया हो 2 का पावर नहीं दिया हो तो 2 का पावर 0 बना लेंगे और उसे 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख देंगे, और हमारा ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा कंसेप्ट है अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अगर हम बात करें अशांत दशमलव प्रसार के बारे में, तो जब q का मान 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं हो, तो जो शांत होगा उसमें होना चाहिए और जो अशांत होगा उसमें नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हो तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है।
उदाहरण के लिए जैसे देखिए 1/12 दिया है, अगर 1/12 का अगर हम बात करें तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए तो 2 और 5 के अलावा 3 भी है, अभाज्य संख्या के रूप में क्या है, 3 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। फिर अगर हम 7/150 के बारे में अगर बात करें तो 150 का गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, 2 से 15, 5 या 15, 3 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 क्या होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। तो 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या भी है 3, तो 3 है, तो ये 2 का पावर m गुने 5 के पावर n को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन एक और है 3 भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1 जो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, उससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट। इस वीडियो को आप देख लेंगे और कंसेप्ट को रिवीजन कर लेंगे फिर से, फिर हम अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। हम एग्जाम्पल भी करेंगे और चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है उसे भी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।